देखो, मेंस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है आंसर राइटिंग, ठीक है। और आंसर राइटिंग अपने आप में एक आर्ट है। बहुत अच्छा अगर हम जान रहे हैं टॉपिक को, लेकिन हम प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। तो कुछ रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जब मेंस का तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि आंसर लिखेंगे कैसे। तो इसीलिए जो पहला क्लास है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग मतलब हमको आंसर को लिखना कैसे है, एक आर्ट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस का आंसर राइटिंग। देखो, इस चीज़ को जहाँ भी लिखना होगा आराम से लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पीटी टफ होता है, मेंस आसान होता है, लेकिन मेंस में हम कहाँ छटते हैं, आंसर राइटिंग स्किल नहीं होने की वजह से। तो जो सबसे ज़रूरी है आंसर लिखना कैसे। अभी हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे, जैसे ये जेपीएससी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले जो जेपीएससी हुआ था तब ये आया था कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। यह है बजट के बारे में पूछा। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको हम कैसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे ये हमको सीखना है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट को पूरा नहीं करोगे अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। लिखोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको समझते हैं एक एक करके। जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछना। पहले 3 पार्ट मान लो है इसका, ठीक। 3 पार्ट हमेशा याद रखना किसी भी आंसर को। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। ये तीनों पार्ट को हम एक एक करके बताएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, हमको एग्ज़ाम में क्या करना है और एग्ज़ाम में क्या नहीं करना है। हम क्या करेंगे तो मेरा आंसर खराब हो जाएगा, और क्या करना चाहिए जिससे नंबर बढ़ेगा। ये चीज़ जान लोगे सिलेक्शन पक्का। हम बहुत आईएएस बनते देखे हैं इस फॉर्मेट की वजह से, मतलब चीज़ों को समझने की वजह से। चाहे जेपीएससी हो, आईएएस हो, अगर ये आर्ट समझ जाओगे तो बात ख़त्म। अब सबसे पहले ये समझो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब तो समझ में आता है, क्या होता है इंट्रोडक्शन? परिचय। तो हमेशा याद रखना कि परिचय जो होगा किसी भी टॉपिक का, जैसे यहाँ पे बात है राष्ट्रीय आय और यहाँ पे बात क्या है, बजट। तो जो पहला पैराग्राफ हमारा होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का, परिचय का। परिचय जब भी लिखना है एक लाइन में नहीं लिखना। जैसे हम लोग बजट लिखते हैं ना कि वित्तीय लेखा जोखा, अगर एक लाइन में लिख के पैराग्राफ चेंज कर दिए तो वो गड़बड़ है। कम से कम एक छोटा पैराग्राफ 3-4 लाइन 5 लाइन का लिखना है कि वे होता क्या है, बजट क्या होता है या राष्ट्रीय आय क्या होता है। कम से कम एक पैराग्राफ लिखना है, छोटा पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ नहीं, छोटा 4 लाइन 5 लाइन बहुत है। समझे बात को? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है परिचय। परिचय एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस कि कम मत लिखो, एक लाइन में मत निपटाओ, बहुत ज़्यादा लंबा मत लिखो, 4-5 लाइन सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी का। तो जब भी आंसर लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है, पहले इससे पहले भी कुछ जानकारी ले लो। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन का फ्रेमिंग ज़रूर कर लेना कि हम लिखेंगे कैसे, कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। ये दिमाग में फ्रेमिंग होना चाहिए। फ्रेमिंग समझ रहे हो ना, कि सोच लेना है पहले कि अच्छा हम पहले ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ताकि ये रिदम खराब नहीं हो, ठीक है। तो एक तरह का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक परिचय है, एक तरह का परिचय है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना। जैसे राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है एक पैराग्राफ में लिख दीजिए, बात खत्म। या पूछ रहा बजट क्या है, तो एक पैराग्राफ में लिख दिए, उसके बाद हम चलेंगे अंदर, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है बॉडी, ठीक है। बॉडी में क्या है, बॉडी में क्या इस्तेमाल करना है, यह सारा अगले पॉइंट में बताएंगे कि पैराग्राफ करना है नहीं करना है, बुलेट्स करना है, यह सारा अंदर में बताएंगे। बॉडी पे हमेशा याद रखना कि जो भी तुमको लिखना है वो सारा कहाँ लिखाएगा, बॉडी के अंदर। चाहे नेगेटिव पॉइंट हो, पॉजिटिव पॉइंट्स हो। कई बार जस्टिफाई करने आएगा। जस्टिफाई समझते हैं? जस्टिफाई मतलब कि आलोचना एक तरह से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि नहीं ये घटना हुआ, ये सही है या गलत। जैसे मान लो अभी जम्मू कश्मीर स्टेट को अलग करके क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश।
तो ये सही है या गलत, तो जस्टिफाई करने भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर जस्टिफाई करने तो जहाँ नेगेटिव बने लिखना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात को लिखना है। आगे हम बताएंगे कि बुलेट्स, पैराग्राफ, बुलेट समझते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये सब आगे बताते हैं। पैराग्राफ कब यूज़ करना है, नहीं करना है, या करना है अपने हिसाब से। अब हम लोग समझते हैं, ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि किसी भी आंसर का 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन समझते हो ना, निष्कर्ष, ठीक है। तो 2 ही लाइन सही, लेकिन निष्कर्ष लिखना चाहिए, मैंने निष्कर्ष 2-3 लाइन लिखना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले कीवर्ड, कीवर्ड समझते हैं। कीवर्ड का मतलब हो जैसे कुछ खास लाइन, यहाँ एक डाले होंगे कहीं पे एक आंसर सीट किसी का, जैसे देखो ये एक यूपीएससी का एक सैंपल है, क्वेश्चन का एक सैंपल है कि लिखा कैसे जाता है, देख रहे हो। तो जरूरी नहीं है ऐसा लिखने, तो कीवर्ड को हम अलग से ऐसे बता देंगे। कीवर्ड मतलब यूज़ इसमें करना है, किस में यूज़ करना है, आंसर राइटिंग में, ठीक है। कीवर्ड के बारे में हम बताएंगे कि कैसे कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज़ करना, वो बताएंगे अलग से। फिलहाल ये समझो कि कीवर्ड का यूज़ करना है और कीवर्ड को अंडरलाइन करना। कीवर्ड मतलब समझ लो इम्पॉर्टेंट वर्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग हुआ, तो कहीं आर्टिकल का वर्णन है तो वो महत्वपूर्ण हुआ ना, तो वो एक तरह का कीवर्ड होता है। तो एक तरह के कीवर्ड को बोल दो महत्वपूर्ण वर्ड। तो जहाँ महत्वपूर्ण वर्ड होगा उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। कॉपी चेक करने वाला को हमेशा नज़र आना चाहिए कि तुम किए क्या हो। वो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, ज़्यादा नहीं देखेगा, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तभी पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। समझे बात को। तो जहाँ इम्पॉर्टेंट लाइन दिखा उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे ये अंडरलाइन किया है, ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट को अंडरलाइन करना है। समझे बात को। कीवर्ड समझे कि जहाँ भी इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा वहाँ क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है आसान भाषा का इस्तेमाल। भाषा अपनी भाषा में होना चाहिए, किताबी भाषा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ स्पष्ट समझो, मान लो मेरा ऑनर्स मान लेते हैं कि साइकोलॉजी है, ठीक है। तो मेरे पे साइकोलॉजी का प्रभाव रहेगा कि नहीं। किसी का ऑनर्स हिस्ट्री है तो उस पर हिस्ट्री का प्रभाव रहेगा कि नहीं। किसी का ज्योग्राफी, उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड का यूज़ करें या टेक्निकल, जैसे हम इंजीनियर हैं, ठीक है, अगर हम यूज़ करें कि नहीं टिपिकल वर्ड कि नहीं बजट एक तरह का ये होता है, वो होता है, इसको इंजीनियरिंग फील्ड में ये, तो जो सामने कॉपी चेक करने वाला उसको पता है ये चीज़, नहीं पता है ना, तो उसको आसान भाषा नज़र आना चाहिए। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भाषा क्या लगना चाहिए, आसान लगना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा अपने भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन में भी लिखे हुए देखे होगा, अपने भाषा में उत्तर को लिखिए, लिखा हुआ रहता है ना ऊपर में। इसका मतलब है कि आपको किताबी लैंग्वेज यूज नहीं करना है, ठीक है, अपने भाषा में। जैसे कोई भी टॉपिक, कोई भी एक वर्ड बताओ कि मतलब ये इसके बारे में बताइए अपने भाषा में। जैसे हम बजट ही बताते हैं, जैसे बजट हम बोलते हैं ना, बजट का हम उदाहरण क्या देते हैं कि घर में मम्मी लोग जो काम अपना लेखा जोखा करती है कि पापा से जो सैलरी मिला उसको कैसे एक महीना चलाना है, वो बजट है। तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा आसान भाषा का यूज़ करना है, ये याद रहेगा। पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट लाइन बने वर्ड जो भी है या लाइन जो भी है उसको अंडरलाइन करना। दूसरा है आसान भाषा का इस्तेमाल करना, कभी भी किताबी लैंग्वेज इस्तेमाल मत करना, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलना है आंसर राइटिंग के समय में कि जो आंसर चेक कर रहा है उसका नॉलेज ज़रूरी नहीं है जो हम लिख रहे हो जानता हो। तो उसीलिए बोल रहे हैं लेखन आसान, क्लियर, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट समझते हैं, अधूरा नहीं छोड़िए। आंसर जब स्टार्ट किया पूरा लिखिए। भारी और टेक्निकल शब्दों के इस्तेमाल से बचना है। टेक्निकल समझे, अब हम कुछ भी लिखे उसमें लिख दें इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर के बारे में ज़रूरी है जो चेक कर रहा है उसको पता हो, नहीं पता होगा, मान के चल रहे नहीं पता होगा। अगर वो चेक करेगा उसको क्या लगेगा, पता नहीं क्या क्या लिखा, मत दो आंसर, नंबर ही ना लगेगा। तो हमेशा याद रखना कि भारी वर्ड का इस्तेमाल से आंसर अच्छा नहीं बनता है। आंसर अच्छा बनता है अपने बात को रिप्रेजेंट करने से,
ठीक है। हम बहुत लड़कों को देखे हैं कि इस तरह का लिखेंगे तो बहुत मतलब अच्छा मार्क्स देगा, ऐसा नहीं होता है। आपका बात सामने वाला को समझ में आना भी तो चाहिए ना, नहीं समझ में आएगा तो बात खत्म। दूसरा बात है अपने उत्तर को प्रमाणित करें। इसका मतलब क्या है, ठीक है, आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो स्टेटमेंट लिखिएगा उसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे। प्रमाणित करने का इस्तेमाल कहाँ पे था, हाँ, अपने उत्तर को प्रमाणित करें। जो गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है, हमेशा बोले हैं ना कि बजट पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, ये सब क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप सरकारी आंकड़ा यूज़ कीजिएगा। जैसे कुरुक्षेत्र पढ़ो, योजना पढ़ो, तो उससे जो हम बात बोल रहे हैं उसको बल मिलता है। जैसे आज ही आकाश को बता रहे थे, जैसे कैटल के बारे में था, मान लो बकरी के बारे में, ठीक है, और बकरी का कितना संख्या है, कौन कौन सा ये ब्रीड है इंडिया में, अगर हम उसके बारे में लिख रहे हैं तो हम उसके बारे में लिखेंगे कि इतना अरब बकरी है, उसका ये ब्रीड है, उसका ये संख्या। तो क्या है, जो हम स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं उसको प्रमाणित कर रहा है कि नहीं। हम ये लिखना चाह रहे हो कि इंडिया का बकरी कम दूध देती है, तो ये आंकड़ा साबित करेगा कि इंडिया में पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी बकरी का कम है या क्या है, तो उसके लिए हम आंकड़ा देंगे ना। जैसे एक चीज़ तुम लोग सबको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, पता है, सबसे ज़्यादा दूध। लेकिन जब बात करेंगे पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी, मतलब हर आदमी के हिस्से में कितना मिल्क आ रहा है, तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में है, इंडिया का बहुत कम है, उसके सामने कुछ नहीं है। तो अपने बात को हम प्रमाणित करने के लिए क्या देंगे, आंकड़ा देंगे ना, कि इंडिया का पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी इतना है, स्विट्जरलैंड का पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी इतना है, तो वो हमारे आंसर को सही समझेगा कि नहीं। तो जो भी स्टेटमेंट है, हर चीज़ को नहीं बोलते हैं, जहाँ पे इस तरह का ज़रूरत पड़े वह अपने बात को प्रमाणित करने के लिए क्या देना है, सरकारी आंकड़ा देना है। आंकड़ा समझे बात को, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डाटा देना है, हर जगह नहीं। अंक या पैराग्राफ, देखो हम लोग नंबर लिखते हैं, नंबर जैसे बता रहे क्या, हम लोग पॉइंट्स में जो लिखते हैं, पॉइंट समझ रहे हो ना, जैसे ये लिखा 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, तो ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट, इसी तरह 3 नंबर 4 नंबर जो पॉइंट बना के लिखते हैं, या फिर पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ भी लिखा है ना, ये दिख रहा है पैराग्राफ चेंज। तो अगर हम पॉइंट नहीं लिखना चाहते, हर एक का स्टाइल अपना अपना होता है, हम डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह हम पैराग्राफ भी, ये अपना लिबर्टी, इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आपको पॉइंट में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। लेकिन मेरा बात मानो तो पॉइंट में लिखो, क्योंकि उससे हाईलाइट होता है। और पॉइंट में लिखना है तो मतलब हम बता रहे हैं और क्या करना है। जैसे मान लो 1 नंबर लिखे, ठीक है, तो इसको जो सब टॉपिक है, या बोलो कि जिस पॉइंट को हम लिखना चाह रहे हैं उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दो, तो जो सामने वाला चेक करेगा उसको फटाक से दिखेगा कि कहना क्या चाह रहा है। दूसरा नंबर लिखो पॉइंट, उसको हाईलाइट कर दो। जैसे हम लोग 1857 का क्रांति लिखते हैं, लिखे तत्कालिक कारण, अंतिम पॉइंट, तो उसको अंडरलाइन कर दिए, तत्कालिक कारण को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर लिए। उससे पहले का जो भी कारण लिखे कि बैकग्राउंड लिखे, पृष्ठभूमि जिसको कहते हैं, अंडरलाइन कर दिए। तो जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि ये तरीके से लिखा है, और क्या लिखना चाह रहा है पॉइंट से समझ में आएगा कि नहीं। तो हमेशा मेरा अगर बात मानो तो पैराग्राफ से ज़्यादा बेहतर है पॉइंट्स का यूज़ करो, पॉइंट्स का। लेकिन इसके बारे में कोई रूल नहीं है कि आप पॉइंट्स का यूज़ करना चाहते हैं या पैराग्राफ का, लेकिन हम बोलते हैं कि पॉइंट्स का यूज़ करो। जितना भी चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत समझना बहुत टिपिकल चीज़ है। आंसर ही जो लिखना है, जो तुम पढ़ोगे ना उसको ही थोड़ा इस तरह से सोच के लिखोगे, अलग कुछ नहीं लिखना है। सेम चीज़ तुम लिखोगे और दूसरा सेम लिखेगा, उसको कम नंबर आएगा, तुमको अच्छा आएगा। तो कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, दूसरों से अलग होना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके लिए एक टिप्स है कि कैसे हम अपना नंबर को बढ़ाएं। तो याद रखेगा पॉइंट्स में लिखना है, कोई दिक्कत। देखो साथ में ये चीज़ ध्यान देना है ना, ये इस तरह अंडरलाइन करके भी लिखना है, इसके बारे में हम आगे बताते हैं। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, देखो मतलब ये तो हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन ये चीज़ तुम लोग हमेशा से जानते हो, साफ़ सुथरा, क्या है, साफ़ सुथरा हैंडराइटिंग।
ज़रूरी नहीं है कि जैसे बहुत लोगों का आदत है छोटा छोटा लिखना है, जैसे हम इतना छोटा लिख रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हैं, तो आराम से बड़ा बड़ा साफ सुथरा लिखना, ठीक, साफ सुथरा। बहुत ज़्यादा अगर गैप नहीं रखोगे, जैसे इस तरह से लिखोगे तो क्या है, घिजबिज लगेगा, तो एक अच्छा फीलिंग नहीं आता। तो आंसर हमेशा याद रखना है कैसा लिखना है, साफ सुथरा। और अभी जो बताएं हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करना है। हेडिंग सब हेडिंग अभी जो फोटो में बताए अंडरलाइन करने पॉइंट्स को, वही बोल रहे हैं हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करना है, याद रहेगा। तो साफ़ सुथरा तो सबको पता है नियम कि साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ करना। उसके बाद बहुत सारा दिमाग में सवाल आता है, ये सवाल को हम बता रहे हैं। टेबल, टेबल समझते हो, जैसे हमको तुलना करना है, किसी भी चीज़ का तुलना करना है। जैसे तुलना हम लोग क्या चीज़ का करके बताएं, जैसे कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तुलना हम लोग करते हैं ना, जंतु कोशिका पादप कोशिका, तो उसको टेबल बना के हम लोग कर सकते हैं। तो टेबल का इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखना किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा इस्तेमाल करना ज़रूरत के हिसाब से। अगर ज़बरदस्ती इस्तेमाल करोगे नंबर ख़त्म। कि फ़ोटो खूब बनाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्या किया, देख रहे भूकंप आया, रेल का फ़ोटो बना दे रहा, अरे यहाँ पत्थर गिरा हुआ है पटरी पे, हम बोले ये क्या कर रहा है, तो नहीं फ़ोटो का प्रैक्टिस कर रहे। ये गलत है, जहाँ ज़रूरत है वहीं बनाना है। अब भूकंप आए तो भूकंप का फ़ोटो बनाइए ना, सिस्मोग्राफ, ये जो आपका आता है एस वेव, पी वेव, सरफेस वेव, उसका फ़ोटो बनाइए। ये आप बनाइएगा ये गलत हो जाएगा, समझे बात को। तो जहाँ हमेशा याद रखना किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं थोपना है। जैसे रूल याद करें नहीं, टेबल बनाना है तो ज़बरदस्ती टेबल बनाओगे गड़बड़, जहाँ ज़रूरत है जिसका है वही यूज़ करना, ध्यान में रहेगा ना। तो टेबल का इस्तेमाल करना, डाटा, डाटा भी जो सरकारी आंकड़ा का बात की है, तो डाटा का इस्तेमाल करना है, टेबल का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा क्या है, डायग्राम और फ्लो चार्ट। डायग्राम फोटो समझते हैं ना, डायग्राम, डायग्राम समझते हैं ना। तो किसी भी चीज़ का कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे अब मान लो कि हमको लिखना है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, सबको पता है 3 पार्ट है, पता है ना, कौन, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसको अगर हम डायग्राम बना के दिखाएंगे तो सबसे पहला सवाल मन में आता है फ़ोटो बनाए कि नहीं बनाए। तो फ़ोटो बनाना है, हमेशा याद रखो फ़ोटो बनाओगे अच्छा मार्क्स मिला, समझे बात को। और जो फ्लो चार्ट होता है, जैसे मान लो इस तरह से बनाते हैं लिंक करके, इसको इस तरह का जो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट या डायग्राम ज़रूरत होगा बनाना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, ठीक है। जब ये सब ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा, अच्छा होने लगेगा। और ऐसे भी हम लोग जो भी पढ़ाए हैं तो हमेशा फ़ोटो और डायग्राम और मैथ का ज़रूरी समझे है ना। तो ये आदत अब काम आएगा, पीटी के लिए वो काम आए या नहीं आए, अब ये आदत काम आएगा, जहाँ ज़रूरत होगा बनाएंगे। अब जैसे इंडिया का मैप, जैसे आकाश बहुत मेहनत से बनाता, ज़रूरी नहीं है मेहनत से बनाना, स्पीड में भी बना के अगर हम उसको दिखा दे रहे हैं इस तरह करके कि नहीं यहाँ पे झारखंड है, एक बात बोल रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। मेरा क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है कि झारखंड यहाँ पे है, समझ रहे बात को। तो ये कभी मत समझना कि 100% एक्यूरेसी के साथ रहेगा तभी अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ आपको लिखना है, समय बहुत नहीं रहेगा कि बहुत आराम से बनाना है, स्पीड में बनाना है, ठीक है। अपना बात रिप्रेजेंट करना है, क्या क्या करना है, डायग्राम, फोटो, फ्लो चार्ट, टेबल, जिसका जहाँ ज़रूरत होगा यूज़ करेंगे, क्लियर। और आज जो हम बताए आकाश को, क्या बताए थे, आकाश मैगजीन से क्या फ़ायदा होगा, योजना कुरुक्षेत्र से क्या फ़ायदा होगा। हाँ, हमको उसको कॉपी नहीं करना है, वो पढ़ते पढ़ते क्या होगा ना कि हमको स्टाइल समझ में आएगा कि किसी भी आंसर को कैसे लिखा जाता है। जैसे इस बार का क्या है, कला और संस्कृति, ठीक है, तो उसमें क्या कला संस्कृति में कैसे हमको एक अच्छा लिखना है वो स्टाइल समझ में आएगा। इसका हम एक जनरल उदाहरण देते हैं। देखो हम जब छोटा थे, बिल्कुल छोटा, तो हमको कॉमिक्स पढ़ने, कहानी किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। हम हर नंदन चंपक बालहंस पढ़ लेते थे, हर कॉमिक्स पढ़ लेते थे। सेम चीज़ है, इसको पढ़ोगे पेपर को, मैगजीन को, तो ऐसा नहीं है कि उसको टेंशन लेना है कि नहीं ये हमको सीखना है, ये करना, वो पढ़ते पढ़ते खुद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब सोच कर देखो, तुम लोग एज ए स्टूडेंट रहते हो,
पहला दिन खाना बनाओगे खराब बनेगा, बनेगा क्या? खिचड़ी भी पहला दिन नहीं बनेगा, जब पहली बार लाइफ में बनाओगे तब कम से कम 2-3 बार के बाद अच्छा खिचड़ी बनेगा। वही चीज़ है कि पहला बार में सोचोगे नहीं हम एक ही बार में परफेक्ट कर ले, नहीं होगा, थोड़ा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। तो ये आदत में डालना है मैगज़ीन पढ़ने का। मैगज़ीन क्यों हेल्पफुल है? एक तो तुम्हारा डाटा, हर तरह का डाटा मिलेगा। मैगज़ीन मतलब ज़्यादा मैगज़ीन नहीं, योजना कुरुक्षेत्र, दैट्स ऑल। योजना कुरुक्षेत्र बहुत है। प्लस क्या है, अगर आपको पढ़ना है तो पेपर भी पढ़ सकते हैं। पेपर कौन? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बस और कुछ नहीं। और फिलहाल मेंस के लिए योजना कुरुक्षेत्र बहुत है। अब है क्या ना करें, करने वाला बात तो समझ में आया। अब कहाँ हम लोग गलती करते हैं जिसके वजह से मार्क्स कटता है। देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तकनीकी शब्द और क्लिष्ट। जो क्लिष्ट समझते हैं, बार बार एक ही लाइन को घिसा पीटा लाइन, जैसे कहावत होता है, कहावत समझते हो ना कि फलना ये कहा था। घिसा पीटा लाइन और तकनीकी वर्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मान लो टॉपिक ही तकनीकी होगा तब तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कि नहीं हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं और कॉपी चेक करने वाला देख के खुश हो जाएगा, इस चीज़ सोच के हम अपना ज्ञान वहाँ देने लगेंगे। टेक्निकल वर्ड समझते हैं ना, जैसे हम है कंप्यूटर से, तो हम कंप्यूटर का बात लिखने लगे, तुम लोग अपना साइकोलॉजी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से उसका बात एक्स्ट्रा लिखने लगे तो गड़बड़ हो जाता है, तो उससे बचना है। क्लीच वर्ड मतलब घिसा पीटा हुआ वर्ड से बचना। घिसा पीटा समझे बात को? जो हमेशा हर कोई कुछ भी है, जैसे बचपन में याद करो भाषण में लोग लाइन रट लेता था, तो उस तरह वो घिसा पीटा लाइन है, तो उस तरह का लाइन को यूज नहीं करना। हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत लोगों को देखोगे ऐसे लिखने में पूरा कोटेशन का यूज़ करता है, और क्या है जो आज हम कोटेशन सुन रहे हैं 10 साल पहले सुन रहा है, जो 20 साल पहले, सब एक ही है, घिसा पीटा हुआ। तो उससे हमको बचना है, ठीक है। तो हमको क्या यूज़ नहीं करना है? टेक्निकल वर्ड और क्लिच वर्ड, दो का यूज़ नहीं करना। क्लिच मतलब कि बेकार का लाइन नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा गलती हम लोग करते हैं शब्द संख्या भरने के लिए, डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना जितना लिखेंगे उतना मार्क्स आएगा। ये गलती तो भूल से भी मत करना एग्जाम में। अगर 4 पन्ना लिखना, 2 पन्ना लिख रहे हो ना और ढंग से लिख रहे हो, हम बोलते हैं मार्क्स आएगा। ढंग से लिखोगे मार्क्स आएगा, लेकिन ये सोचोगे ना 4 पन्ना भरेंगे तबे मार्क्स आएगा, बिल्कुल ही गलती मत करना। ये गलती नहीं करना है, इसलिए शब्द संख्या भरने के लिए ना लिखें, ठीक है। आंसर को बड़ा करने के लिए कभी मत लिखना। तुम लोग क्या, हम अपना भी उदाहरण बता रहे हैं, हम आज तक नहीं लिखते हैं ज़्यादा, चाहे टेक्निकल एग्जाम रहा, नॉन टेक एग्जाम, कोई भी, लेकिन फिर भी बढ़िया मार्क्स आता था। क्यों? क्योंकि हम अपना बात को रिप्रेजेंट कर देते थे कि नहीं, हम कोई 4 पेज में लिखता था, हम 2 पेज में लिखते थे। तो अपना बात को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, ना कि पेज भरना ज़रूरी है। ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि बहुत लिखेंगे तो बहुत मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए क्वांटिटी के तुलना में क्या ज़रूरी है? क्वालिटी। क्वांटिटी क्वालिटी समझते हैं ना, क्वालिटी मतलब बढ़िया लेखन जरूरी है, ना तो क्वांटिटी मतलब भरना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? बढ़िया लिखना जरूरी है। हम इसको समराइज कर देंगे, जो भी हम बात हम लोग अभी कर रहे हैं। जनरलाइजेशन से बचना है, ठीक है। सामान्य उत्तर हम हमेशा बोलते हैं कि जो हम लोग दिए हैं नोट्स, ये वो जो भी दिए, पता चला पूरा क्लास उसी नोट्स को लिख रहा है जिटी रट के। बहुत लोगों का आदत होता है कि रट लिए लिख दिए, तो क्या होगा? वो जनरल आंसर हो जाएगा। जनरल आंसर लिखोगे इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा। कॉपी चेक करने वाला कॉपी चेक करते ही बोलेगा अरे ये तो कॉपी पेस्ट किया है, समझ रहे हो बात को मेरा? तो वैसा स्थिति में क्या होगा? आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। उसके जगह क्या करना है? आप फैक्ट्स दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, ना कि जनरल लिखिए, ठीक है। तो कभी भी ये कोशिश मत करना। हम लोग के भी मन में आता था मेंस लिखने से पहले कि कैसे लिखना चाहिए, अभी तुम लोग के मन में भी आ रहा होगा। तो याद रखना है कि एज इट इज लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपने भाषा में लिखो ना। अपने भाषा में मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसको हम लोग कीवर्ड का बात बोल रहे थे, वो तो रहेगा ही आंसर में। अब जैसे मंगल पांडे है, अगर 1857 क्रांति बिना मंगल पांडे का होगा क्या? कैसे भी लिखोगे मंगल पांडे का नाम तो लिखना है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन स्टोरी को अपने तरीके से लिख सकते हैं ना। रटना नहीं है, समझना है। बात समझ रहे हो? तभी अपने तरीके से लिख पाओगे। जैसे कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो देखना कि जो हम हैं, जो यहाँ हम लिखे हैं नोट्स में,
और जो तुम लोगों को लिखाएंगे बहुत अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम अपने भाषा में लिखाएंगे और यही चीज़ तुम लोगों को करना है, अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। अब मान लो हम जो लिखा है एडिटिव लिख के आ गया, मान लो आकाश भी वही लिखा, सुशील भी यही लिखा, 2-4 लोग भी यही लिखा, तो क्या होगा? जो कॉपी चेक करेगा बोलेगा अरे यार ये तो सब एक ही लिख दिया, इसका मतलब इसका ब्रेन नहीं है, कॉपी पेस्ट किया। आंसर आपका कितना अच्छा भी हो मार्क्स हो जाएगा खराब। तो जनरलाइजेशन से बचना है। अलंकार समझते हो? ये आखिरी पॉइंट है, अलंकार क्या होता है। उपमा समझते हो? जैसे वह चंद्रमा की तरह खूबसूरत दिखता है या दिखती है, तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो हमको ये तुलना कि नहीं, बहुत अच्छा लाइन लिखने के लिए बहुत तारीफ कर दिए हैं कि नहीं यह महाप्रतापी राजा ऐसा था कि सूर्य के से भी रोशनी से उसका आगे मतलब प्रताप गया। इस तरह का अलंकार से बचना है। बिना मतलब का मतलब वो हो गया बढ़ा चढ़ा के लिखना। बात समझ रहे हो मेरा? बढ़ा चढ़ा के नहीं, अपना साधारण भाषा में अपने सारे ज्ञान को लिखना है। अगर एक लाइन में समझना चाहो तो यही है कि जो साधारण भाषा आपका है, बोलचाल का भाषा, उसमें आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना है। तो अलंकार उपमा से बचना है, मतलब तुलना। जैसे एक लाइन हम बता देते हैं रूपक और उपमा क्या होता है, ठीक है। उपमा मतलब किसी से तुलना करने के लिए किसी खास वर्ड का इस्तेमाल करना। जैसे उसकी हंसी बच्चे की तरह थी, तो ये क्या है? उसकी हंसी बच्चे की तरह थी, तो बच्चा से तुलना कर रहे हैं ना। और की तरह मतलब वो हो गया खास वर्ड जो कनेक्ट कर रहा है किसको? उसको। तो ये चीज़ बिना मतलब का बात हो गया, ठीक है। तो उपमा एक, दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ विशिष्ट वर्ड का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, एक तरह से बोलो कि अलंकार मतलब समझते हो खूबसूरत बनाना, बढ़ा चढ़ा के। तो हम अपने भाषा में इसको बोल रहे हैं बढ़ा चढ़ा के लिखना, तो बढ़ा चढ़ा के लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखो वह सिंदूर है जो मेरे दिल के आग को बढ़ा देता है। देख लो, नहीं लग रहा है लाइन सुन के कि थोड़ा मतलब उसको क्या ग्लोरीफाई किया जा रहा है? तो इस चीज़ को नहीं करना है, अपने साधारण भाषा में लिखना है। अब देखो जितना पॉइंट हम बताए, हम एक बार समराइज कर दे रहे कि हम बताए क्या क्या है। पहला चीज़ जो हम बताए हैं कि किसी भी आंसर का 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ लिखना है आपको, उस पैराग्राफ में आपको परिचय देना है एक तरह से जिस टॉपिक के बारे में, उसका साधारण परिचय 4-5 लाइन में देना है, बहुत है 4-5 लाइन। दूसरा आता है बॉडी, जो भी आप आंसर लिखिएगा वो सारा का सारा कहाँ लिखाएगा? बॉडी में। अब बॉडी में जो भी लिखोगे पॉइंट से बना के लिखो, ठीक है। जो है आपका टॉपिक और सब टॉपिक उसको अंडरलाइन करो। जैसे बोले ना कि 1857 का क्रांति ले लो, पहला पॉइंट कि पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि को अंडरलाइन करो, फिर उसके अंदर लिखो। दूसरा पॉइंट ये, उसको अंडरलाइन करो। तो अंडरलाइन करना है किसको? टॉपिक और सब टॉपिक को, ध्यान में रहेगा। तो पहला हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन समझ गए। दूसरा क्या आ रहा है? बॉडी। बॉडी में क्या करना है? हमको पॉइंट्स बना के लिखना है। ऐसे छूट है कि आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं पर्सनली पॉइंट्स लिखो, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा आंसर बनेगा। और पॉइंट्स में क्या करना है? जो टॉपिक और सब टॉपिक होगा उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद है आप हर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। टेबल का यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट करने के लिए, तुलना करने के लिए टेबल का यूज़ करते हैं ना, तो टेबल का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, फोटो का यूज़ कर सकते हैं। हम हमेशा बोलेंगे फोटो टेबल का यूज़ करो जब ज़रूरत हो तब, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या? टेबल का, फ्लो चार्ट का, फोटो का, डायग्राम, ये सब का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है? आपका आंसर बहुत खूबसूरत बनता है और जो कॉपी चेक करता है उसको लगता नहीं ये जानकार लड़का है, ये अच्छा लिखा है, ये जानकार है, इसीलिए ये सब का यूज़ किया है। समझे बात को? किसी भी तरह ग्लोरीफाई से बचना है। ग्लोरीफाई मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि बहुत भारी भारी वर्ड यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। अब मान लो हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन सामने वाला को समझ में आएगा तब ना। हम मान लो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, वहाँ साइकोलॉजी का ज्ञान घुसेड़ दिए, सामने वाला को समझ में आना चाहिए ना।
तो हमको ये मान के चलना है कि जो सामने वाला हो जनरल भाषा ही समझेगा, जो कॉपी चेक कर रहा है। इसलिए हमको साधारण भाषा में लिखना, बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना, ना अलंकार का यूज़ करना है, उपमा और रूपक बताए ना अलंकार का यूज़ करना है, ना बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ना भारी वर्ड का यूज़ करना है, ना टेक्निकल वर्ड का यूज़ करना है, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। इससे करोगे उल्टा नेगेटिव असर हो जाएगा। तुमको ये फील होगा कि नहीं हम बहुत अच्छा लिखे, हम तो ऐसा ऐसा वर्ड का यूज़ किए जो शायद सुना नहीं हो, उसको समझ ही में नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा छोड़ो यार हटाओ, पता नहीं क्या लिखा, तो क्या एवरेज नंबर दे देगा। समझे बात को। तो इन चीज़ों से बचना है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और भी है। अब सोच कर देखो, हम तुम लोगों को एक सिंपल सा उदाहरण बता रहे हैं, तो थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ। सपोज कर लो कि हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, वैसे हम है नहीं, बस बता रहे सपोज करने के लिए। और अगर आंसर लिखा है आकाश, उसमें धर्म के बारे में लिखा है, तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा प्रवृत्ति कैसा है? धार्मिक। और अगर वो धर्म के बारे में नहीं लिखा तो हम किससे ज़्यादा इंप्रेस होंगे? आकाश से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति। तो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन सेटर है वो कहना क्या चाह रहा है। समझे बात को? वो कहना क्या चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है उसको लिखना है, ना कि अपने मन से लिखना है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन एक फॉर्मेट होता है, उस पूछ रहा है तो उसका दिमाग में कुछ चल रहा है, और उस चीज़ को जवाब से संतुष्ट किसको करना है? स्टूडेंट को। जैसे हमने बताया कि अगर हम धार्मिक परिवृत्ति का धर्म के बारे में बोलो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन धर्म के अगेंस्ट बोलो खुश होंगे? नहीं होंगे। तो ये एक मनोविज्ञान है बोलो तो, या ये हमको समझना है कि जो क्वेश्चन सेटर है उसका माइंडसेट क्या है, उसको हमको संतुष्ट करना। आंसर हमेशा क्या है? सिंपल भाषा बता चुके हैं, एकदम सिंपल भाषा, कोई लाग लपेट का बात नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना है। मैगजीन पढ़ना है, मैगजीन योजना कुरुक्षेत्र। क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि उससे आपको ज्ञान होगा कि आंसर फॉर्मेट कैसे बनता है। समझ रहे हो बात को? तो आदत डालना है, और एक आदत और डालना, कोशिश करना पर डे एक आंसर, छोटा ही से सही, एक आंसर लिखने का। शुरू शुरू में अच्छा नहीं लिख पाओगे, तुमको खुद फील होगा सप्ताह भर बाद कि अरे यार वो अच्छा नहीं था, अब अच्छा लिख रहे हैं। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, एक दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये कोई रूल नहीं है कि एक तरह से रूल देख के लग रहा हो कितना सारा रूल है, लग रहा है ना, लेकिन रूल कुछ नहीं है, ये माइंडसेट है। माइंडसेट एक ही चीज़ बोलता है कि तरीके से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, ताकि सामने वाला को समझ में आए। यही ना बोल रहे हैं, घुमा फिरा के अगर सोचो तो यही बात बोल रहे हैं ना, कि साफ सुथरा लिखिए, तरीके से लिखिए कि सामने वाला को समझ में आए, और कुछ नहीं बोल रहे। ये तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि क्या गलती हम एग्ज़ाम में करते हैं जो हमको नहीं करना। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, हम बताएंगे, क्योंकि आज के क्लास में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये चीज़ समझ में आए कि आंसर लिखा कैसे जाता है। हाँ, कोई भी आंकड़ा का इस्तेमाल कर सकते हो। आंकड़ा वहाँ लिख देना पड़ेगा कि मतलब हम ये आंकड़ा किसका है। मान लो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार, वर्ल्ड बैंक 2011 आंकड़े के अनुसार, 2021 आंकड़े के अनुसार ये है, तो बहुत अच्छा आंकड़ा हमको यूज़ करना है। आंकड़ा हम क्यों सरकारी वर्ड यूज़ कर रहे हैं मालूम है? इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कई बार लोग गलती क्या करता है ना, कोई मैगजीन में पढ़ा उसी को लिखे। मैगजीन मतलब पेपर में, जैसे गॉसिप वाला पेपर होता है ना, हम लोग का नॉर्मल पेपर, कोई सर्वे किया उसको लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको ऑथेंटिक डाटा चाहिए। ऑथेंटिक समझते हो ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन दिया हो तो इंटरनेशनल आंकड़ा आप दे सकते हैं। और मन में जो भी आए पूछ लेना है। निष्कर्ष तो देना ही, कंक्लूजन का मतलब ही है निष्कर्ष। तुलना आपको बीच में करना, तुलना आप कर सकते हैं, बॉडी में आप तुलना कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे हम लोग कराएंगे ना, जैसे कल से कराएंगे, तो उसमें सब कुछ नज़र आएगा कि फ़ोटो कहाँ बनना है, ठीक है, परिचय कैसे लिखना है, तो वो चीज़ समझ में आएगा धीरे धीरे। मतलब ये वन डे का चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ वो कर सकते, तुलना कर सकते। टेबल का यूज़ उसीलिए बोले ना कि अगर कभी ज़रूरत पड़े टेबल का भी यूज़ तुलना के लिए कर सकते हो। नहीं, दोनों लिख सकते हैं, नकारात्मक सकारात्मक दोनों लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ पे हार्डकोर नहीं होना है। हार्डकोर समझते हो कि नहीं हम धर्म के खिलाफ लिखेंगे, अगर हम नास्तिक हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा समर्थक और बहुत ज़्यादा विरोधी नहीं होना, बैलेंस में लिखना, ठीक है।
हमारा अपना सोच क्या है उसको भूल जाओ, बस ये देखो कि आंसर को हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बैलेंस करके लिखना है। होता है ना कि मान लो हम नहीं मानते हैं धर्म को, मान लो तो हम लिखेंगे कि नहीं धर्म ये सब बेकार चीज़ है, हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, हम फैक्ट भी दे देंगे। कहाँ से फैक्ट देंगे? हिस्ट्री से उठा के, कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर में वैदिक युग में लिखा हुआ था कि नेचर की वजह से हमारा शिव बने, इंद्र बने, ये सब चीज़ हम लिख देंगे। डाटा गलत नहीं है, लेकिन क्या है हम अपना सोच थोप रहे, वो नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। समझ रहे बात को? और कोई सवाल? देखो हम हमेशा बोलेंगे, ये दिमाग में हर एक के दिमाग में सवाल उठता है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। तुम लोग टेस्ट लिखे थे याद है, जो हम बोले थे कि बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, और इसीलिए मार्क्स भी नहीं दिए थे। हम बोले कि 1 घंटा हमको टाइम लगेगा कॉपी चेक करने में, मार्क्स देने में, तो हम छोड़ दिए थे। लेकिन हम आंसर सबका देख चुके थे। यहाँ हमको ये पैटर्न को समझना जरूरी है। ये पैटर्न को नहीं समझोगे ना तो दिक्कत आएगा। पैटर्न कुछ नहीं है, साफ सुथरा लिखना है, अपना मैसेज को साफ सुथरा देना है, इजी भाषा में देना है, यही तो पैटर्न है। पहला सवाल दिमाग में आता है कि फ़ोटो यूज़ करें कि नहीं, बिल्कुल यूज़ करना। फ़ोटो यूज़ करो, डायग्राम यूज़ करो, फ्लो चार्ट यूज़ करो, सब चीज़ का यूज़ करो, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इससे उल्टा आंसर अच्छा बनेगा। लेकिन बेवजह कभी यूज़ मत करना, ज़रूरत नहीं। जैसे नहीं बताया मेरा दोस्त क्या कर रहा था, भूकंप आया तो रेलगाड़ी दिखाया, उसके आगे पत्थर, अरे उसका क्या लेना देना है, वो तो केवल फ़ोटो भरने का तरीका हो गया ना, तो उससे नहीं मार्क्स आएगा। आपको भूकंप का बनाना, बनाइए ना भूकंप का, इतना सारा तो फोटो है, उसको बनाइए, ठीक है। साइडो जोन है, भूकंप में देखो कितना फोटो है, जो पी वेव्स का साइडो जोन है, एस वेव का साइडो जोन है, प्लस कि ये वेव्स का तुलना है, पी वेव्स, एस वेव, सरफेस वेव, तो सब फोटो बनाइए। आप अपना आंसर लिखने में बनाइए फोटो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन गलती से वो मत कीजिए कि जिसका ज़रूरत नहीं है बना रहे हैं। देखो ये चीज़ क्लियर कर लो, लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। पढ़ाना सब सिखा देगा कि आंसर लिखो जी, ये आंसर होता है, लेकिन क्या हमको करना है, दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा। तो ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। रिजल्ट निकालना है ना, तो ये तो सीखना पड़ेगा। नहीं देखो, कोशिश ये करना चाहिए। देखो इसमें 2 बात आता है। पहला, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी है, जैसे झारखंड में तो नहीं है, बाकी जगह है, मतलब हिंदी, मतलब आप अगर लैंग्वेज रख रहे हैं हिंदी और आप उसमें गलती कर रहे हैं, तब तो मार्क्स कटेगा। लेकिन जैसे जनरल, जैसे हिस्ट्री लिख रहे हो, ज्योग्राफी लिख रहे हो, इकोनॉमिक्स, तो मार्क्स नहीं कटेगा। बहुत ज़्यादा गड़बड़ करोगे तभी कटेगा। नॉर्मल हरसई दुर्गरी ये सब चलेगा। मतलब उस तरह का तलवार नहीं लटकता। जैसे हिंदी लैंग्वेज रख के हिंदी पे गड़बड़ करोगे तो गुनाह हो जाएगा, लेकिन वो गुनाह इसमें नहीं होता है। देखो एक दिन, अभी नहीं, क्योंकि फिर लगेगा क्लास बोरिंग, कल से हम पढ़ाएंगे। एक दिन ऐसे लिखना सिखाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखना हम चेक किए थे, यूट्यूब पे भी कहीं नहीं है, कहीं ढंग से ऐसे लिखने नहीं सिखाया गया। और ऐसे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ख़राब कॉपी ही चेक नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, कि जो हिंदी इंग्लिश है उसमें पास होना ज़रूरी है, नहीं तो कॉपी ही चेक नहीं होगा। और बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, बस एक फ्लो है जिसको समझना है। जैसे आज हम लोग एक फ्लो समझे ना, उसी तरह उसको समझना है।